हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार पीसीएस टेस्टा मेंस यानी बिहार पीसीएस 70th बीपीएससी को डेडिकेटेड ये मेरा सेशन। और साथ में ही क्योंकि आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर का, तो जो यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही इक्वल मददगार। तो आज की अपनी ऐसे की क्लास में हम लोग जो विषय डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने एक बार रखता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अंकुर, खुश रहिए। तो क्या क्या टॉपिक है जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और खासकर 71 पीसीएस के लिए लगना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बार जरूर जुड़ेंगे अभिव्यक्ति आईएएस पर, अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आए तो। और एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है, तो जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स वो जरूर जुड़ेंगे। तो क्या क्या है आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, 3 ए से आज हम कराने जा रहे हैं, 2 एग्रीकल्चर का और एक बिहार की कहावत। तो ये जो 2 एग्रीकल्चर के हैं, चूंकि बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में ही 700-800 वर्ड आपको अप्रोच करना होता है ऐसे को, और वो दोनों एग्जाम्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे बिहार एक एग्री स्टेट है, हरित क्रांति जीवन के लिए जरूरी कदम, पहला टॉपिक हम ये करने जा रहे हैं और विस्तार के साथ आपको कि कैसे इंट्रो, कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन, और यह यूपी पीसीएस का एक प्रश्न है तो दोनों एग्जाम्स के लिए उतना ही जरूरी। अब कैसे निबंध है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा रहा है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, पूरा ये कंप्लीट है तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद ये पूरा इंग्लिश में है, यानी पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फिर उसके बाद दूसरा, भारत का किसान हमारा अभिमान हमारी ताकत, इंडियन फार्मर्स और प्राइड आर स्ट्रेंथ, इस विषय पर हम दूसरी चर्चा करेंगे। और ये दोनों टॉपिक यानी इक्वल टू यूपी और बिहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण और उतना ही है। आप देख सकते हैं आज सिखाया भी गया है, एक टेबल आपके सामने बना है, आप इस टेबल को देखिएगा। भारत और पश्चिमी देशों के किसानों में अंतर, यानी आप अपनी निबंध की कॉपी में, जैसे बिहार पीसीएस के ग्रुप में मेरे और यूपी पीसीएस के भी ग्रुप में जो 2024 वाले बच्चे मेंस लिख रहे हैं, आपने एक प्रश्न पूछा था, अगर आप सबको याद हो, कि सर क्या हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं? पूछा था कि नहीं पूछा था, एक बार कमेंट कीजिए। तो आप लोगों ने कहा था कि फ्लो चार्ट सर बना सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं भाई, उस टाइप का फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, प्रेजेंटेबल फ्लो चार्ट बनेगा। और फिर मैंने वहां बोला भी था कि आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, आप पाई डायग्राम बना सकते हैं, आप टेबल्स बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना करके दिया है, अगर आप इस टाइप का कुछ भी कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी कॉपी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, यानी दूसरा टॉपिक हमारा हिंदी और इंग्लिश पूरा कंप्लीट। और स्वाभाविक यार, भारतीय कृषि इतना विराट क्षेत्र है, इतना विराट क्षेत्र है, किसी भी देश का इकोनॉमी का कोई भी एक सेगमेंट की आप उसे 700 शब्दों में लाएंगे कैसे? अभी इन सब टेक्निकलिटीज पर हम लोग बात करेंगे, अभी तो आपको टॉपिक दिखा रहा हूं। तो अगर आपको गागर में सागर भरना है, 700 शब्दों में पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम डालना है, तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर एक अलग प्रकार का स्किल होना चाहिए, वर्सटैलिटी होनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए उसके लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है, और वो क्या है, वो अभी लेक्चर जब स्टार्ट होगा, यानी अभी तो मैं एक एज इंट्रो कर रहा हूं, देन आपको मजा आएगा कि किस, हम अगर इंडियन एग्रीकल्चर को देखना चाह रहे हैं तो हमारे क्या, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, यानी 2 आंसर ये तैयार हो गए, ये दोनों एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, यानी तीसरा निबंध है बिहार की कहावतें, जो आप लोग मुझे दे रहे हैं कि सर ये कहावतें कराइए। उनमें से एक कहावत, पास में कौड़ी नहीं बांटने चले रेवड़ी, ये यानी इतना आया है, आगे इसका अर्थ मैंने खुद ही लगा दिया, दिखावे और यथार्थ का फर्क, यानी सच्चाई में आपके पास कुछ नहीं लेकिन आप दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पास में कौड़ी नहीं बांटने चले रेवड़ी, इम्पटी पॉकेट बट गिविंग अवे फ्रिटर्स। आप जरा देखिए, यह विषय बड़ा ही मजेदार है। पास में कौड़ी नहीं बांटने आप बहुत कुछ चले हैं रेवड़ी। इंडिया का फ्री बीज कल्चर आप देख सकते हैं इस समय, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मुखर्जी नगर में, तो दिल्ली में एक कल्चर इस समय चला है। अभी आप देख सकते हैं इस इलेक्शन में हर एक पार्टी, कोई कह रही है कि हम महिलाओं को 2100 देंगे, कोई कह रहा है हम 2500 देंगे,
कोई कह रहा हम ये स्वास्थ्य के लिए इतना देंगे, यानी फ्रीबीज का कल्चर चल पड़ा। कोई कह रहा हम इतनी यूनिट फ्री देंगे, कोई कह रहा हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे। आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, इस टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है? तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि देखिए कैसे इससे उसका संबंध है। हर एक सरकार का एक घाटा होता है, डेफिसिट होता है, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। पंजाब की सरकार की जीडीपी पर ऋण बहुत ज्यादा है, यानी डेप्ट टू जीडीपी रेशियो उसका सर्वोत्तम, इंडिया के टॉप 1-2 में एक है वो। ऐसे ही सभी सरकारें स्वाभाविक रूप से घाटे में हैं। आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे कि अगर हम 2003 में आए एफआरबीएम एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को देखें, तो जो टारगेट उसने रखे थे कि राजकोषीय घाटा अप्रॉक्स 3% के आसपास रहेगा, हम उससे ऊपर लगातार चल रहे हैं, कभी हमने वो टारगेट अचीव नहीं किया। यानी सरकार का इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, यानी उसमें इंबैलेंस है, असंतुलन है। इस संदर्भ में क्या हम कह नहीं सकते कि पास में कौड़ी नहीं बांटने चले रेवड़ी? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करें। बाकी तो मैंने केवल एक एंगर ने इसमें नहीं लिया, इसमें श्रीलंका, इसमें पाकिस्तान, इसमें जितने देश इस प्रकार का सबका एग्जाम्पल दिया, सबकी क्राइसिस का जिक्र किया है। तो पास में कौड़ी नहीं बांटने चले रेवड़ी, कैसे इसको एग्रीकल्चर पर मैं क्या अलग पढ़ाऊंगा, कोई क्या अलग पढ़ाएगा? आप ट्रस्ट करें। अमूमन थोड़ा बहुत केवल मेरे पास क्या होता है, थोड़ा वर्सटैलिटी अधिक आ जाती है, क्योंकि मैं लगभग सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ाता हूं मेंस का। बाकी और एग्रीकल्चर में मैं क्या नया करूंगा और कोई क्या नहीं कर पाएगा। हाँ, इसमें आपको बहुत सारे एंगल में आपको दूंगा जो संभवतः आप पहली बार सुनेंगे। तो दिखावे और यथार्थ, फिर इसका भी पूरा, यानी कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे लिखना है। और निबंध की जो लैंग्वेज होती है ना, वो इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, इनफॉर्मल। आइए हम देखें, आइए समझते हैं। तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज भी आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये 3 निबंधों पर हमारी बातचीत होगी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पर हम बातचीत करें, और उस बातचीत के क्रम में जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं 71 बीपीएससी के लिए हम लोग अभी से प्लान्ड हैं। तो जो बच्चे भी, मैं हमेशा कहूंगा इस एक्सपीरियंस को जरूर काउंट कीजिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ दिल से जुड़े। केवल इसलिए नहीं कि भाई ये बंदा कोचिंग पढ़ाता है, नहीं, मैं कोचिंग नहीं पढ़ाता हूं। यानी अगर आप आते हैं और आप मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ये मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस है, ये मेरी तरफ से। तो हरित क्रांति जीवन के लिए जरूरी कदम। मेरे बच्चे, अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, कृषि। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कृषि विषय पर सीधा निबंध पे आए तो सही रहेगा, या एक्चुअल में पहले आपको सिखाऊं स्किल। याद रखिएगा कि भाई अगर एग्रीकल्चर पर कोई भी निबंध आए तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। दोनों में से कौन सी अप्रोच पे आप जाना चाहते हैं? यानी एक तो है कि कंटेंट है, मैं बता दूंगा इंट्रो कैसा है, बॉडी, कंक्लूजन आएगा तो आप लिख ले जाएंगे। एक दूसरा होता है कि कैसा भी निबंध पूछे, मेरे पास एक स्ट्रक्चर होगा ही होगा कि एग्रीकल्चर पे गुरु कुछ भी पूछो, सर ने कुछ ऐसा फार्मूला बताया हुआ है, वो फार्मूला मेरे दिमाग में, तुम कुछ भी पूछोगे हम लिख ले जाएंगे। दोनों में से कौन सा फार्मूला आप चाहते हैं? तब तक मैं दवा खा लेता हूं 1 मिनट के लिए। थोड़ा 2-3 दिनों से पीड़ित हूं बड़ी तगड़ी समस्या से, यानी गैस से, और खा लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों से बातचीत करता हूं, ठीक है। तो आप लोग स्किल सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले अपन अब स्किल पर चर्चा करते हैं, और दबा के करते हैं, मजा आएगा। फिर मुझे स्किल सिखाने में ही स्वाभाविक रूप से मजा आता है। और उसके पहले एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि क्या आप अपने निबंध में, मैं केवल आपका राय
जानना चाहता हूं। मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, इसलिए पास आ गया हूं, क्योंकि कमेंट में ठीक है। आप लोग कविता लिखना चाहेंगे क्या निबंध में? बोलो भाई, या नहीं? क्या आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? बिल्कुल लिखना चाहेंगे। जितेंद्र कह रहे हैं IQ IP, ठीक है। तो एक कविता मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं एग्रीकल्चर पर, फिर उसके बाद हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे कि एग्रीकल्चर विषय को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले एक बार अगर एग्रीकल्चर विषय पर आपसे अप्रोच की बात करूं, तो आप अप्रोच आप कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, भारतीय कृषि को अगर आप देखते हैं तो भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। अब इस कृषि के बारे में लिखना है तो आप प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों का रेफरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट मैंने दिए हो सकता है उसमें ये एक कुछ पॉइंट ना आए, तो आपको निबंध लिखना है, इसलिए उसकी एक लिमिट है 700 से 800 शब्द, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो जो मैं अपने ओपन लेक्चर में बात कहने जा रहा हूं, ये आपको सुनना है और इसको यूज करने की कला सीखनी है। क्योंकि टीचर अगर 700 शब्दों में बंध जाएगा तो फिर उसका जो स्किल है उसका लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। तो जो मैंने लिखा है वो एक अलग है, अच्छा है। आप एज इट इज लिखेंगे, आपको एवरेज से ऊपर नंबर मिलेगा, लेकिन जो मैं ओपन लेक्चर में बोलूंगा वो चीजें ज्यादा आपके लिए मैटर करेंगे। मेरे बच्चों, सबसे पहले आज जब भी एग्रीकल्चर पर यानी कृषि पर कोई भी निबंध आप लिखें, ठीक है ना, किस पर, यानी कृषि पर या हम कहें एग्रीकल्चर पर, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप अपने हिसाब से उसको, तो हमेशा याद रखें कृषि को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, यानी महत्व तो देना है। और यह इंपॉर्टेंस किस परिप्रेक्ष्य में देना है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह इंपॉर्टेंस आपको देना है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, इंडियन इकोनॉमी से मेरा तात्पर्य है जीडीपी, यानी जीडीपी के संदर्भ में। आप कहेंगे कि सर, अरे भाई, इसका योगदान तो अलग अलग आंकड़ों के अनुसार कहीं यानी 14 से 18% के बीच में है सर। अगर हम देखें तो 18% के आसपास जीडीपी में कृषि का योगदान है, ऐसा है कि नहीं? तो आपके मन में आएगा सर, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी एग्रीकल्चर विषय पर, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में। अब आपके मन में जो डाउट, उसको कैसे दूर किया जाए? ब्रह्मास्त्र। आंसर राइटिंग मींस मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्मास्त्र होता है। आपको यूज करना चाहिए हर एक, चाहे इंट्रो हो, बॉडी हो, कंक्लूजन, कम से कम 4 से 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र फेंकिए कि पढ़ने वाले को लगे कि यार ये बड़ा जानकार है। अब पहला ब्रह्मास्त्र मैं आपके सामने फेंकने जा रहा हूं कि ऑब्वियस है, निबंध ध्यान समझिएगा, जीएस के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, निबंध के लिए। तो निबंध में 3 चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे होंगे बिहार पीसीएस पे, तो पहला लेक्चर निबंध कैसे अप्रोच करें वो मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे चैनल पर वो है भी। तो इंट्रो होता है ना भाई, यानी भूमिका, जिसे हम परिचय कहते हैं। फिर एक बॉडी होता है, यानी जिसे हम शरीर कहते हैं। और फिर एक निष्कर्ष होता है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं, यानी कंक्लूजन कहते हैं। अब पहला ब्रह्मास्त्र भूमिका में अगर लिखना है, चूंकि स्टार्ट तो आपको ब्रह्मास्त्र से करनी, चूंकि टीचर आपके साथ कनेक्ट कैसे होगा। तो जैसे भारतीय कृषि, भारतीय किसान, हरित क्रांति, वट एवर आप लिख रहे हैं, मैं सबको एक साथ समेट रहा हूं, जरा सुनिएगा। आप लिखेंगे कोविड-19 की क्राइसिस के बाद,
कोविड-19 संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के गहरे बादल मंडरा गए और भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक समृद्धि दर्ज करने लगी, यानी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। आप सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन का शिकार। और तब जब सरकार ने 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे निकाला, उस सर्वे में यह कहा गया कि भारत की इकोनॉमी वी शेप की रिकवरी प्राप्त कर रही है। वी यानी अक्षर, कैपिटल, वी शेप रिकवरी कहा गया है कि नहीं? क्या कहा गया? वी शेप रिकवरी, यानी बी के आकार वाली रिकवरी, मेरे प्यारे बच्चों। और जब वी शेप रिकवरी कहा गया तो तर्क दिया गया कि इस वी शेप रिकवरी का जो बेस है, मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसका जो बेस है, इसका आधार है, वो आधार इंडियन इकोनॉमी का सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर नहीं है, उसका आधार है प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। इस संदर्भ में हम स्वयं यह देख सकते हैं कि भारतीय कृषि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। तो पहला ब्रह्मास्त्र आया। अब जैसा कि आपने निबंध देखा, निबंध जो आके मैंने बताया उसमें लिखा हुआ हरित क्रांति, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अब आप देखो कि ये तो एक सामान्य बात सबको समझ में आ गई, कमेंट करते चलिए ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन से बेटर है, लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, पहला पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया कि कृषि पर लिखना है तो पहला बम क्या फोड़ना है? कोविड संकट और भारत सरकार का स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट, इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट, वी शेप रिकवरी। पहली चीज क्लियर हो गई। अब चलो, ये तो एक हो गया एक। अब इसी ब्रह्मास्त्र को यानी IQIP इंटरलिंकिंग जरा देखिएगा। अब हम इसी को कैसे लेके चलते हैं हरित क्रांति पर। अब अगर हरित क्रांति पर कुछ आपसे पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे नहीं कि यह वह हरित क्रांति है जिसने भारत को न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, अपितु भारत को एग्री एक्सपोर्टर बनाया, कृषि वस्तुओं का निर्यातक बनाया, और उसमें हम लाभ की स्थिति में है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है, कमोबेश। यह शब्द लिख दीजिए, किसी एक सेक्टर में थोड़ा सा कम हो जाता है, किसी में ज्यादा। और फिर लिखेंगे नहीं, इसी हरित क्रांति ने न हमें केवल यह शब्द दिया जो मैंने बोला, अपितु कोविड-19 के समय जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में चली गई, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई, इसी हरित क्रांति की देन भारतीय कृषि व्यवस्था की मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रिकवरी दिलाई, जिससे सरकार वी शेप रिकवरी के नाम से उद्बोधित करती रही है या उसके बारे में बात करती रही। आया कि नहीं आया? यानी जो हरित क्रांति वाला निबंध है आ गया कि नहीं? एक बार फिर कमेंट करिए फटाफट सभी बच्चे, और जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं तुम भी सीखो बेटे। ट्रेडिशनल ढंग से अगर मुझे फॉलो करोगे तो मजा नहीं है फिर तो, सर इसकी क्लास उसकी क्लास। आप केवल स्किल सीखो। आज ये बंदा आया, ये स्किल सिखाया, 3 दिन इसी स्किल पे काम करना है। अब एक और निबंध लिखा हो भारतीय किसान, इंडियन फार्मर के ऊपर। अब भारतीय किसान पर जरा पकड़िए, क्या हम उस निबंध में इसी पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं? भारतीय किसान, यह भी यूपीपीसीएस का आया हुआ प्रश्न जो मैंने बिहार के लिए भी आपको दिया। तो भारतीय किसान, अगर इस विषय पर कोई निबंध लिखना हो, दशा दिशा वट एवर, तो क्या हम यही लाइन लिखेंगे कि भारतीय किसान और किसानी परंपरा, कृषि व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था हो, एक सामाजिक व्यवस्था हो यानी इकोनॉमिक सिस्टम हो, या सोशल सिस्टम हो, या संस्कृति कल्चरल सिस्टम हो, इन तीनों का आधार। संस्कृति कैसे? कृषि के साथ ही हमारे ढेर सारे उत्सव मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते हैं? अब आप याद करिए सारे उत्सव।
और फिर उसके बाद लिखी कि ये भारतीय किसान ही था जिसने हरित क्रांति भी की, ये भारतीय किसान ही था जिसने कोविड-19 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों में आ गया कि नहीं आ गया? केवल एक लाइन अभी लिखा हूं, केवल एक ब्रह्मास्त्र फेंका हूं, बाकी और नहीं। और वी शेप रिकवरी आप अपनी भूमिका में ऐसे वी लिखिएगा। मजा आ गया? तो सिंपल सी बात होती है, जो किताब में कंटेंट है, जो नोट्स में कंटेंट है, उससे बियॉन्ड भी एक दुनिया है, लेकिन वो एनालिसिस से आती है और आपको लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अच्छा लिख पाएंगे। ये नहीं कि मेरे समझाने मात्र से आप अच्छा लिख लेंगे। एक चीज ये हो गया, ये तो हो गई भारतीय कृषि के बारे में अच्छी बात। अब इसमें आप चाहें औपनिवेशिक विरासत का भी, जब आप हरित क्रांति लिखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पर आप बात करते हैं, आज भी उसकी नीड है, उस पर भी आप बात करते हैं, तो ऑब्वियस है एक औपनिवेशिक कॉलोनियल एस्पेक्ट्स आपको रखना चाहिए। क्योंकि आजाद जब हम हुए, माफी चाहिए, जब हम आजाद हुए तो स्वाभाविक रूप से हमें जो एग्री हम कहें लिगेसी, यानी जो कृषि विरासत हो, बहुत वीकन मिली, बहुत कमजोर मिली। मिली कि नहीं मिली? और फिर हम शिप टू माउथ थे, यानी अमेरिका से जहाज आता था तब हमें गेहूं मिलता था, हमारे लोगों का पेट भरता था 1966 तक। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का भी जिक्र कर सकते हैं। तो भारतीय कृषि पर जब भी आप लिखें तो आपको ये एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए वो होना चाहिए, ऑब्वियस है, क्रॉपिंग पैटर्न हमारा क्या है। क्या होना चाहिए? क्रॉपिंग पैटर्न, यानी फसल पैटर्न। और फसल पैटर्न में क्या हमें पता होना चाहिए? रबी, खरीफ, जायद, ये सारी चीजें आपको पता है, सिंपल सी बात इसमें। फिर इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? यार हमारे यहां जो किसान बंधु है ना, इनकी स्थिति कैसी है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई 100 किसान, इंडिया के सभी किसानों को हमने 100 मान लिया, तो इसमें से आपको कैटेगराइज करना होता है कितने स्मॉल है या मार्जिनल है, यानी सीमांत है। मार्जिनल मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। कितने स्मॉल है, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि, इन दोनों की आबादी कितनी है। फिर इसके बाद मझोले किसान कितने हैं, 10%। फिर बड़े किसान बिग फार्मर्स कितने हैं, तो ऑब्वियस है 5%। बाकी 85-86% यही हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पूछो क्यों ये पता होना चाहिए? अब दूसरा ब्रह्मास्त्र आपके पास आता है। देखिए, अगर आप निबंध लिख रहे हैं, मैंने अपने निबंध में ये सब डाला है, अगर आप निबंध एग्रीकल्चर पर लिख रहे हैं और आपको यह नहीं पता है, तो जब आप पॉलिसी रिफॉर्म की बात करेंगे या जब कृषि व्यवस्था में चुनौतियों की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको यह पता होना चाहिए कि यार मार्जिनल फार्मर लगभग 70% है, 70% के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो जो भारतीय कृषि के सामने चुनौती है, जोतों का खंडन, जोतों का विखंडन, उपखंडन, यानी ऑपरेशनल होल्डिंग का बहुत छोटा होना, उसमें क्या उगाएगा, क्या खाएगा और क्या बेचेगा, जो एक समस्या है। जैसे प्रेम चोपड़ा साहब का एक डायलॉग बड़ा अच्छा हम लोगों के टाइम में पिक्चर में उनका रहता था कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो एक सिंबॉलिक रूप में मैंने इसका यहां इस्तेमाल किया कि भाई जब कुछ होगा ही नहीं तो किसान बेचेगा क्या। सिंपल सी बात है। तो जब आप निबंध लिख रहे हैं तो ये आपको पता लग गया किसानों की आप संख्या कितनी है, उनके पास ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, सब पता लग गया। तो जब आप इनके सामने चुनौतियां यानी चैलेंजेस की बात करेंगे या इन चुनौतियों के समाधान की, सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है क्या सबको आप एक ही पैरामीटर्स पर लेके चलेंगे? आप मुझे बताएं, क्या जोतों का खंडन, विखंडन, उपखंडन इन 5% बड़े किसानों की समस्या है? बोलिए। आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये 10% मझोले किसानों के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो समस्या किसकी है? 70% मार्जिनल मूल रूप से और 15-16% स्मॉल जो बचते हैं उनके लिए भी समस्या। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है, ऐसा विचार, ये डेटा है, इसमें कहीं से कोई, तो जब इस स्थिति को बदलने वाली बात कहनी होगी, तो जब आप रिफॉर्म की बात करेंगे और रिफॉर्म में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करेंगे,
ध्यान से समझिए, आप सामूहिक खेती की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सामूहिक खेती में आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इन सभी किसानों में से जो कैटेगराइज आपने किया, किसके लिए उपयुक्त होगी कॉन्ट्रैक्ट या सामूहिक खेती? सामूहिक खेती उन्हीं के लिए उपयुक्त होगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले हिंदू में एनालिसिस किया है सामूहिक खेती के ऊपर, आपको याद हो, मुश्किल से एक हफ्ता। तो सामूहिक खेती उसी के लिए होगी ना जिसका ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग छोटा छोटा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी के लिए होगी जो मार्जिनल है, स्मॉल है। तो ये ब्रह्मास्त्र आपको अपने पास तैयार करने चाहिए। और मैं केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले कुछ पॉइंट आपको अपने दिमाग में फिगर आउट कर लेने चाहिए। कुछ पॉइंट इसमें फिगर आउट कर लेने चाहिए, वही मैं आपके सामने केवल रख दे रहा हूं। क्योंकि भाई पहली चीज आपको क्या लिखनी है कि भारतीय कृषि का जीडीपी में क्या योगदान है, भारतीय कृषि का रोजगार में क्या योगदान है। आप सोचिए, इंडियन इकोनॉमी का ड्राइवर है कि नहीं एग्रीकल्चर। अब तीसरा ब्रह्मास्त्र आपके सामने आ गया। यानी पहला हो गया कि आपने वी शेप रिकवरी टाइप की चीज डाल दी। दूसरा मैंने बताया क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए भाई किसानों, जो कुल किसान है उसमें कितनी कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग किसके पास है। ये सारी बातें आपको पता लगी। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र, जीडीपी में इसका योगदान तो मान लीजिए कम है, और कम होने के बावजूद भी डायरेक्ट, ये किताबों में नहीं जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, और मैं एक बार रिक्वेस्ट करके सब बच्चे, अच्छे खासे बच्चे क्लास में, एक बार सबके कमेंट इस पर सुनना चाहूंगा। क्या किसी किताब में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा? किसी भी किताब में, नॉट अच्छी से अच्छी किताब, अच्छे से अच्छे नोट्स, अच्छे से अच्छे लेक्चर जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा है तो बस आप यही समझिएगा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। आप विश्वास करिए, आपको सिलेक्शन की तरफ मैं लेके जाऊंगा। हम कहते तो हैं, आप लोग एक बार कमेंट करिए, जीडीपी में कितना योगदान है। नहीं 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 अंकुर, अभी नहीं, अभी अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बेकार, ये सब अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, पहले पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिए, जिससे आप सब लोग एक तरफ से कमेंट करिएगा कि जीडीपी में कितना योगदान है एग्रीकल्चर का। चलिए बोलिए, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है? कमेंट करो, मैं आगे नहीं बढ़ूं जब तक आप सबका एक तरफ से कमेंट नहीं आ जाता। क्योंकि मुकेश करें लगभग 17, रचना मिश्रा लगभग 18, ठीक है, प्रगति कुमारी 19, हाँ वो ठीक है, ठीक है, सीनू कह रही सर अभी 14 है, ठीक है। हम क्योंकि बैरी करता, अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसका फाइनल लेंगे, 14 से 18 के बीच में अलग अलग स्टेटमेंट्स में आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 15 से 18 के बीच में ले लीजिए। लेकिन चलिए मैं बड़ी लिमिट लेता हूं 18%। अब आइएगा जो मैं असली बात आपको बोलने जा रहा हूं, एक्चुअल में एग्रीकल्चर का जो योगदान इस इंडिया की इकोनॉमी में है, उस पर तो कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, एक बुक में नहीं लिखा गया। अब मैं बोलने जा रहा हूं, आप लोग इसको सोचिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिए। मेरे बच्चे, जो आप कह रहे हैं जीडीपी में इसका योगदान 18% है, अगला ब्रह्मास्त्र रेडी होने जा रहा है 18%, मैंने अधिकतम लिया, चलो ठीक है। ये तो डायरेक्ट आप दे रहे हैं ना कि जो बिक रहा है, जो काउंटिंग में आ रही है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आइए। जैसे ही हम रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आ गया बच्चों, रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट में तीनों सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब मुझे बताओ रोजगार सबसे ज्यादा कहां है? लगभग 44 से 46%। यानी अगर इस देश में 100 लोगों को रोजगार मिला है, ये गवर्नमेंट डेटा, नॉट सुनील अभिव्यक्ति का डेटा, तो उसमें से 44 से 46 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। कितना? 44 टू 46%। सर्विस सेक्टर जिसका जीडीपी में योगदान लगभग 55% है, 57% है, वहां पर 33 टू 34% काम कर रहे हैं। और ऑब्वियस इंडस्ट्रियल सेक्टर तो
बहुत बुरी कंडीशन में है। अब आप मुझे बताइए, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तो भाई ये परसेंट ना जाने कितना हो जाएगा, तो मैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो ये जो रोजगार करते हैं, तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जरा ध्यान से इस पॉइंट को पकड़िएगा, और तब एक जैसे कोई गीतकार संगीतकार या खासकर कवि वगैरह कहते हैं कि अगर पसंद आए तो दाद दीजिएगा, अगर पसंद आए तो, क्योंकि देखिए ये सब भी कविता है, ये सब जीवन की कविता है, लेकिन हम इसको विषय लेते हैं। अब जब ये वाली बात समझ में आए तो दाद दीजिएगा। तो मेरे बच्चों, अब फिर हम इसी जीडीपी को यहां लेके आते हैं और कहते हैं कि जीडीपी अगर 100 रुपए की, यानी हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी मान लें 100 रुपया है, तो इस 100 रुपए में कितना रुपया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी डिमांड यानी मांग यानी उपभोक्ता के द्वारा निर्धारित होता है, यानी उपभोक्ता के द्वारा निर्धारित होता है। बोलो भाई, कमेंट करिए। जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन होते हैं, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वाला होता है, तो ठीक है 56 रुपए 58, यानी आरबीआई कभी कहता है 58 रुपी, लेकिन 56 अमूमन किताबों में पढ़ने को मिलता है। मेरे बच्चों, यानी अगर हमारी जीडीपी वस्तु एवं सेवाएं कुल 100 रुपए की बनती, उसमें से 56 रुपए का योगदान अकेले कंज्यूमर का होता है। और भारत में 100 कंज्यूमर में से 46 कंज्यूमर तो कृषि क्षेत्र में, और बिहार में तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो क्या भारतीय कृषि व्यवस्था केवल 18% योगदान दे रही है, या इससे भी बहुत बड़े स्तर पर योगदान दे रही? पहली चीज ये। दूसरी चीज कि भारतीय कृषि व्यवस्था समाज में जो डिस्ट्रेस है, असंतोष, उसको कम कर रही है कि नहीं? आप कहेंगे सर ये कौन सा पॉइंट आ गया? अरे भाई, यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि आज भी भारत के समक्ष, यानी भारत के गवर्नेंस के समक्ष, इन द फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, नॉट गवर्नमेंट, गवर्नेंस सिस्टम, गरीबी एवं भूख, पॉवर्टी एंड हंगर सबसे बड़ा चैलेंज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी ने पूछा है। तो गरीबी एवं भूख आज भी सुशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो उस गरीबी और भूख को दूर करने में क्या कृषि व्यवस्था का अप्रतिम रोल है कि नहीं है? यानी इसका मतलब एग्रीकल्चर, लिख लीजिएगा अपने दिमाग में, एग्रीकल्चर के द्वारा हम गुड गवर्नेंस का लक्ष्य प्राप्त कर सकते, क्योंकि जितना बेहतर उत्पादन करेंगे उतना ही गरीबी एवं भूख कम होगा। तो क्या यह पॉइंट कभी दिमाग में आया कि एग्रीकल्चर को मजबूत करके हम गुड गवर्नेंस की स्थापना कर सकते हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नक्सलवाद, वामपंथ के उदय का क्या कारण है? तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, और इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर दे रहा है रोजगार के द्वारा। तो क्या नक्सलवाद को दूर करने में कृषि उत्पादन को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है कि नहीं है? विचार कीजिए आप। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 और 2 डायरेक्ट, यानी नो पॉवर्टी पहला, जीरो हंगर सेकंड, क्या इन दोनों को दूर करने में कृषि क्षेत्र का योगदान है कि नहीं? बताएं मुझे। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आए मेरे प्यारे बच्चों, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अप्रोच कैसे करना है। केवल ये नहीं कि जो डायरेक्ट हम उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं का बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, ये जो 46% रोजगार दे रहा है, ये बंदा कंज्यूमर है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में वो डिमांड करता है, और जब तक डिमांड नहीं होती है कंज्यूमर की, तब तक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज काम नहीं करते, और नेशनल इनकम साइक्लिक रूप से कमजोर होती चली जाती है। जैसा अभी मैंने कल हिंदू में डिस्कस किया। हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पे न्यूज है, और द हिंदू बिजनेस लाइन के थिंक वाले पेज पर, यानी 2 अखबार हिंदू के अलग अलग होते हैं, एक इकोनॉमिक बेसिक पर ही होता है जिसे हम बिजनेस लाइन कहते हैं, और उसमें दोनों में था
कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, यह इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे ये वाले जो जिम्मेदारी है, डिमांड नहीं कर रहे हैं। और ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो लोगों के हाथ में, इन्फ्लेशन मतलब क्या, पैसे की क्रय शक्ति का कमजोर हो जाना। तो आई थिंक ये जो मैंने एक पिक्चर ली है, इस पिक्चर से एग्रीकल्चर विषय को कैसे लेना है आप अच्छे ढंग से समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी बैकग्राउंड पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अब निबंध की भूमिका, बॉडी, कंक्लूजन में आप जहां चाहें जैसे इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कुछ एक दो बातें और हैं जिसकी तरफ आपका इशारा करता हूं। अब जैसे हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो चैलेंजेस में तो ये तो हो गया कि भाई किसानों के हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन कुछ चैलेंज जो कभी इलाज था वही आज बीमारी बन गया है। जो कभी इलाज था वही आज बीमारी बन गया। यानी हरित क्रांति हमारे लिए समाधान था, लेकिन आज एक समस्या बना है, क्योंकि वो जिस इनपुट पर चल रहा था, इनपुट याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में इनपुट की बड़ी महत्ता है, क्योंकि इनपुट अगर बेहतर है तभी आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट मिलने के बाद मार्केट से जोड़ना। तो तीन शब्द हमेशा याद रखिएगा, आगत, निर्गत और विपणन। इनपुट, आउटपुट एंड क्या, मार्केट। याद करें, इनपुट आउटपुट मार्केट, इनपुट आउटपुट मार्केट। इनपुट चाहिए किसानों को, क्यों भाई? क्योंकि देख सकते हैं इतने छोटे छोटे किसान। इनपुट, तो इनपुट जो हरित क्रांति के समय हमने लिया, हाइब्रिड बीज लिए, खूब सारा पानी लिया, खूब सारा बिजली का इस्तेमाल हुआ, खूब सारा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज किया, तो परिणाम क्या हुआ कि जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा आया, धान, गेहूं और गन्ना, व्हीट, राइस एंड शुगर केन, वो हमारे लिए एक समय वरदान था, लेकिन अब क्या हो गया, अभिशाप बन गया। कैसे? पंजाब और हरियाणा, विशेषकर पंजाब में ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। एक ही फसल बोते बोते जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई। दो चीजें आपके सामने आई, यानी जो कभी वरदान था वो आज अभिशाप बन रहा है। इसलिए हमें अब स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है, नॉट क्लाइमेट स्मार्ट। क्लाइमेट स्मार्ट अगले स्टेप में बताऊंगा, यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या? जैसे हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना होगा, एक। दूसरा, हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना होगा। माइंडेड, ध्यान रखिएगा, नेचुरल फार्मिंग जिसमें हम इनपुट में किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, तो अब किसानों को केवल एग्रीकल्चर यानी केवल क्रॉपिंग पैटर्न पर निर्भर नहीं कराना है। अब इन किसान बंधुओं को इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटीज, यानी जैसे मान लीजिए छोटा किसान है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो वो उस भूमि पर फसल की खेती करे, सीजनल, लेकिन उसके साथ साथ वहीं पर वो अगर संभावना है तो फिशरीज, मत्स्य पालन, खासकर बिहार वगैरह में तो बहुत ज्यादा स्कोप है, कुक्कुट पालन, वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि केले वगैरह के पेड़ लगाना, पशुपालन, यानी एक साथ कृषि और जितनी अलाइड एक्टिविटी होती वो सब करना, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जिससे कि किसान बहुत सी नकदी फसलों को पैदा करके और कैश पैसा प्राप्त कर सके, जिससे अगली बार उसको अपने इनपुट के लिए, अगर कृषि मानसून के साथ जुआ है और फसल खराब हो गई, तो उसे इनपुट के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। खासकर छोटे किसान बैंकों में जाने की बजाय वो लोकल मनी लेंडर के पास आज भी जाते हैं। अंग्रेजों के काल से, प्राचीन काल से, मध्यकाल से वो आज भी वो ट्रेंड बना हुआ है, बैंक लोग नहीं जाते। ये आप तब जान पाएंगे जब आप डेटा में मेरे साथ चलेंगे, यानी सॉरी, ठीक है, जब हम 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। मेरा इकोनॉमिक सर्वे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे फॉलो कर रहे होंगे, एक बार मेरे नाम से आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे। 2019 से लेकर के आज तक जितने सर्वे आए हैं वो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, यानी आप मान के चलिएगा कि मतलब 70-80 घंटे
बाकी हर जगह तो एक लेक्चर में हो जाता है, तो मेरा एक लेक्चर भी होता है, लेकिन मैं सेक्शनल पार्ट कराता हूं। तो जितने बिहार पीसीएस वाले हैं और यूपी पीसीएस वाले, उस सेशन को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वाला वो अलग से है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी का है। लेकिन आपको अगर आप चाहते, चूंकि उसमें एक चैप्टर इंडिया का, एग्रीकल्चर का, अलाइड एक्टिविटीज का होता है, एक इंडस्ट्री का होता है, एक सर्विसेज का होता है, तो मैं थोड़ा डीप एनालिसिस करता हूं। तो ऐसे में आपको बहुत कुछ इनपुट मिल जाएगा, जो आप अपने आंसर में डालेंगे तो दूसरों से आपका अच्छा आंसर होगा। और चूंकि ये कंपटीशन है, तो आपको आधा नंबर दूसरों से ज्यादा पाना। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कृषि के सामने। तो हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की जरूरत है, इनपुट के लेवल पर भी, आउटपुट के लेवल पर भी, और मार्केट के लेवल पर भी। यानी ये तीनों चीजें आपके निबंध में आनी चाहिए। अब जितना मैंने बताया तो हजारों शब्द का हो गया, तो सब नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ कुछ भी आता रहेगा, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, तो एक बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी एग्रीकल्चर में इतना ही। उसके पीछे रीजन है कि अगर घुसूंगा तो मैं तो स्वाभाविक रूप से इसको बहुत डीप लेके चला जाऊंगा। लैंड रिफॉर्म की बात आज समय की मांग है, भूमि सुधार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जिक्र कर सकते हैं। किसानों की इनकम अगर बढ़ाने की बात आए तो एक और पॉइंट आप, कि जैसे बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में एग्री स्टेट है। एग्री स्टेट तभी अपने एग्री स्टेट के टाइटल को चरितार्थ कर पाएगा जब वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा। तो मैं आपको दे रहा हूं, यानी आप सभी यूपी वाले भी इसको डालिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी देने जा रहा हूं वो ये है, बिहार वाले जरूर इसको आप यूज करेंगे, और वो लिखेंगे AFPP मॉडल। अब आप कहेंगे सर ये आपको देना, जरूरी नहीं कि नीति आयोग ही दे तभी आप सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, नहीं। ए मतलब एग्री, एफ मतलब फूड, पी मतलब प्रोसेसिंग, और पी मतलब पार्टनरशिप। एग्री फूड प्रोसेसिंग पार्टनरशिप मॉडल, ये लिख लीजिए। कि अगर मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, अगर भारतीय किसान या यूपी या बिहार के किसान, इनको अपनी स्थिति बेहतर करनी है, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बल पर हमारी जीडीपी आगे बढ़ती है, और जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कहती है। मुझे पिछले इकोनॉमिक सर्वे का संदर्भ याद है, बजट का। उस समय निर्मला सीतारमण साहब ने, आप सबने भी सुना हो, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार तो बहुत फैसिलिटी दे रही है, कारपोरेट्स को कारपोरेट टैक्स कम कर दिया गया, इसके अलावा बहुत से हम इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसे पीएलआई वगैरह, कई और जो जो इंपोर्ट, यानी जो कुछ इनपुट होता है ना, इनपुट के आधार पर ही हम कुछ बनाते हैं, तो इनपुट कॉस्ट भी कम की गई, यानी टैक्स कम कर दिया। तो बाहर से जो इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं फाइनल गुड बनाने के लिए, उसकी कीमत भी कम हो गई। और फिर उन्होंने कहा उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हनुमान छलांग नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने सुना, हनुमान लीप नहीं ले रहे हैं, हनुमान छलांग नहीं लगा रहे। तो क्यों नहीं लगाते हैं सरकार की इतनी सुविधाओं के बाद भी इन्वेस्टर हनुमान छलांग? कल भी हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए क्वार्टर थर्ड में जीडीपी कमजोर रही है, और जिसके आगे दूसरी प्रकार के बने रहने का सारा रीजन क्या है? एक ही रीजन, जिसका नाम है डिमांड। सरकार कितनी भी छूट दे, हनुमान छलांग तब तक वो नहीं लगाएंगे। हनुमान छलांग का मतलब हनुमान जी जैसे लंका पहुंच गए थे समुद्र को पार करके। तो वो तभी कर पाएगा जब मार्केट में डिमांड होगी। अगर आपको पता है आपकी फैक्ट्री, गुरु हम कुछ भी बनाएंगे बिकेगा नहीं, तो फिर हम क्यों बनाएं? अगर बिकेगा नहीं तो फिर हम क्यों बनाएं? वाई? हम यूनिट्स कम करेंगे, हम छंटनी करेंगे। और जब यूनिट मतलब एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसकी एक यूनिट और है, उसको हम बंद कर देंगे, वहां जितने लोग काम करें उनको हटा देंगे। तो जो लोग निकलेंगे वो क्या करेंगे? वो भी तो इकोनॉमी में कंज्यूमर है ना, वो डिमांड के फैक्टर है उनके हाथ में, तो पैसा ही चला गया, वो अपनी डिमांड बंद करेंगे। पॉइंट इज क्लियर?
तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में लेकर के चलनी है। फिर उसके बाद आएंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर। भाई अब आज एनवायरमेंट परेशान कर रहा है, जो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स है, वैश्विक जोखिम सूचकांक, उसमें भारत विश्व के टॉप 10 जोखिम वाले देशों में से एक है। यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चरम मौसमी घटनाएं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो घटित हो रही है, भारत उसका सबसे बड़ा वल्नरेबल एरिया है, संवेदनशील क्षेत्र है। और हम देख रहे हैं असमय वर्षा का ना होना, हेल स्टॉर्म, यानी फसल आपकी तैयार है, ओला वृष्टि हो जा रही, या तो बाढ़ आ जा रही, या तो सूखा पड़ जा रहा है, या तो ओला पड़ जा रहा है, और तीनों ही कंडीशन में किसानों को नुकसान है। तो ऐसे में अब हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या, अरे भैया कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, वही फिर से इनपुट आउटपुट और मार्केट। तो इनपुट क्या मेरे बच्चे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपको अलग से कुछ, अरे इसको कोई विद्वान आदमी पढ़ा देगा नहीं। जैसे मैं किसी दिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे एक लेक्चर आपको दूंगा तो आपको लगेगा अरे यार इस आदमी को कितना ज्ञान है, कुछ नहीं ज्ञान है। अरे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब जो इनपुट है, तो जो बीज है, हम बीज को ऐसा बनाएं कि वह अगर पाला पड़े तो भी नुकसान ना हो, सूखा पड़ जाए तो भी वो सूखा सहिष्णु फसल हो, ड्रॉट रिजाइलियंट सीड हम बनाएं, और ज्यादा पानी हो जाए तो वो सड़े ना, फ्लड रिजाइलियंट सीड्स हम बनाएं। सिंपल सी बात है। क्लाइमेट स्मार्ट यानी क्लाइमेट को ध्यान में रख करके जो कृषि की जाए, तो क्लाइमेट को ध्यान में रख करके आपको बीज चाहिए, क्लाइमेट को ध्यान में रख करके आपको उर्वरक चाहिए। नैनो यूरिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो जितने भी इनपुट लगते हैं वही आपको लिख देने। तो सिंपल सी बात है, इसमें अलग से आपको सारी चीजें शायद मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। ठीक है, एक बार सबको मेमोराइज करा देता हूं। मैंने पहली चीज बोला कि भाई देखो, निबंध है, थोड़ा सा आपको इनफॉर्मल लिखना होता, फॉर्मल नहीं। फॉर्मल होता है जैसे आप किसी भी अधिकारी को, किसी भी डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं, सभी ने निवेदन है, नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं सभी ने निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है। तो वो आपको देने के लिए मैंने कहा भाई एग्रीकल्चर पर लिख रहे हैं तो जैसे पहली चीज है कि ब्रह्मास्त्र फेंकना है कि भाई जब इकोनॉमी के सामने 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा संकट था आजादी के बाद, आपको पता है, और वो था कोविड-19 के समय का संकट, लॉकडाउन का संकट, इकोनॉमी का ठप हो जाना संकट। वैसे में इंडियन इकोनॉमी का ध्वजावाहक अगर कोई बनी, ये लैंग्वेज, ये सब शब्द यूज करिएगा, फ्लैग बियरर अगर कोई बना तो एग्रीकल्चर सेक्टर बना, जिसे वी शेप की रिकवरी के नाम से मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपके समक्ष जिक्र किया, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सीक्वेंस, कि भाई जीडीपी में इसका योगदान तो 18% अराउंड है, लेकिन रोजगार में 44 to 46% इसका योगदान है। यानी यह एम्प्लॉयमेंट का ही, केवल कोविड के समय संकट का फ्लैग बियरर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह ऑलवेज का एम्प्लॉयमेंट का फ्लैग बियरर है, यानी रोजगार सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका यह हो गया, यानी जीडीपी भी बढ़ा रहा है, रोजगार में भी योगदान कर रहा है। दोनों चीजें आपके सामने आ गई। और तीसरी चीज, मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूं, 12th 5 ईयर प्लान का, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र आपके सामने करता हूं। उसके बाद तो ऑब्वियस है, योजना आयोग समाप्त हुआ और नीति आयोग आया हमारे सामने। तो योजना आयोग का जो 12th डॉक्यूमेंट आया था, जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, हर एक पंचवर्षीय योजना का एक ड्राफ्ट आता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पेपर में प्लानिंग कमीशन ने यह कहा था, इसको ऐसे एज इट इज लिख लीजिएगा, कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को पुराने वाले आधार वर्ष पर, नया वाला नहीं, कि अगर 8% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को 4% यानी 4% बनाए रखना होगा। तो एक तीसरा ब्रह्मास्त्र आपको यूज करना है, यानी एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। फिर इसके बाद आपने बैकबोन बता दिया, अच्छे एग्जांपल से बताया। फिर उसके बाद आपने
अगला पॉइंट मैंने जिक्र किया कि यह केवल इकोनॉमी का बैकबोन नहीं है, यह गुड गवर्नेंस का भी बैकबोन है, क्योंकि आज भी गरीबी और भूख भारत के सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। भाई जो गरीब है, जो वंचित है, स्वाभाविक है वहां पर डिस्ट्रेस रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहेगी, अन्य अनेकों प्रकार की समस्या रहेगी। फिर मैंने अगला पॉइंट आपको दिया कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर केवल गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो भी नक्सलिज्म ऐसी एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी, यानी उन एरियाज में हमें एग्रीकल्चर को और बेहतर ढंग से प्रोडक्शन देना होगा, यानी कराना होगा। फिर मैंने अगली चीज आपके सामने रखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का अगला ब्रह्मास्त्र था कि अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे अपनी रैंकिंग जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको एग्रीकल्चर पर प्राथमिकता देनी होगी। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 और 2 डायरेक्ट, उसमें और भी हैं लेकिन मैं केवल 2 की बात कर रहा हूं, हमें अचीव करना है तो हमें कृषि की उपयोगिता को समझना होगा। यानी इतने सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे उपयोगिता के। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये तो ठीक है लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। फिर मैंने क्रॉपिंग पैटर्न का चैलेंज बताया, फिर किसानों की जो स्थिति है कि छोटे किसान ज्यादा हैं उनका सारा चैलेंज बताया, और चैलेंज में केवल इनपुट, इनपुट के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद मार्केट कैसे, मैंने बताया इनपुट बीज उर्वरक कीटनाशक कैसे होने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, फिर आउटपुट यानी फसल तैयार हुई तो अब एक सप्लाई चेन होता है, याद रखिएगा। फसल तैयार होने के बाद बाजार तक एक आपूर्ति श्रृंखला होती है, वो बड़ी हिंदुस्तान में अच्छी नहीं है। तो फसल तैयार होने के बाद जो फसल का नुकसान है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास स्टोरेज के नहीं, यानी वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं हमारे पास। किसान अपने खलिहान से वेयर हाउस तक कैसे जाए, गोदाम तक कैसे जाए, वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आप बताएंगे। यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट एक समस्या होगी। फिर मार्केट को किसान कैसे टैप करें, हमने ई नैम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ई नैम से क्या 70% किसान, खासकर बिहार और यूपी के किसान, ई नैम का उपयोग कर पाने में सक्षम है? आप लोग कमेंट करते रहते हैं सर आपकी क्लास नहीं मिल रही, आपका ये नहीं होता, नहीं है। कई बच्चे जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल शून्य होते हैं वो ऑनलाइन क्लास सर्च ही नहीं कर पाते। तो सोचिए ये तो बेचारे पढ़े लिखे ही नहीं है, ये कैसे कर पाएंगे? तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं ना कि आपने आत्मा डाल दिया है किसी भी कंटेंट में, निबंध में, यानी आपकी बात करो जब बच्चे आप सब लोग कॉपी लिखेंगे तो ठीक है, ये सारी बातें होगी। फिर इनपुट हो गया, इनपुट कैसा होना चाहिए वो मैंने बताया, इनपुट के लेवल पर क्या चैलेंज है वो बताया। फिर जब फसल तैयार होगी पोस्ट हार्वेस्ट, क्या क्या आपको इंफ्रा चाहिए, उसकी कमी है, ठीक है। इसलिए अधिकतर जो खाद्यान्न होता है वो साहूकारों को कम रेट पर, इनफैक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम रेट पर वो बेच देते हैं, क्योंकि उनको अगली फसल या अपनी आवश्यकताओं के लिए तुरंत पैसा भी चाहिए। एपीएमसी बेहतर है नहीं, आप सबको अच्छे से पता, वहां पर भी बिचौलिए हैं जो रेट अपने हिसाब से तय करते हैं, बाध्य करते हैं किसानों को। और फिर मैंने बताया कि स्वाभाविक रूप से कि अब क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बहुत से, यानी छोटे किसान हैं तो इंटीग्रेटेड सामूहिक खेती की बात मैंने की, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैंने की, फिर इसके बाद स्वाभाविक रूप से किसान शिक्षित नहीं है, इनको जागरूक करने की आवश्यकता है। केवल कुछ ड्रोन दीदी से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा इनिशिएट है, लेकिन हमें हर गांव में 1, 2, 5 ड्रोन दीदी तैयार करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? गवर्नमेंट पंचायत पार्टनरशिप, जीपीपी, गवर्नमेंट पंचायत एग्रीकल्चर पार्टनरशिप, यानी सरकार पंचायत के साथ कृषि क्षेत्र के लिए पार्टनरशिप करे। भले सरपंच अच्छे हैं नहीं है, एक पीढ़ी अच्छा नहीं करेगी ना, अगली पीढ़ी तो अच्छा करेगी। तो रिफॉर्म क्या होते हैं? ग्रेजुअल होते हैं, एकदम से आज हम आए और सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। फिर वो रिफॉर्म नहीं रह गया, फिर वो रेवोल्यूशन हो गया। हमेशा याद रखिएगा, रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में अंतर है। रिफॉर्म हमेशा सनय सनय होता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, और
रेवोल्यूशन क्या होता है? तुरंत, यानी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन को ही हम क्रांति कहते हैं कि लोकतंत्र है, यहां सीधा साम्यवाद की स्थापना हो जाए। ठीक है ना? जैसे फ्रांस की क्रांति, वो रेवोल्यूशन है कि भाई राजा का शासन था, अब राजा का शासन खत्म हो गया, रेवोल्यूशन। ठीक है? चाइनीज रेवोल्यूशन की वहां की सरकार एकदम से बदल गई, सिस्टम एकदम से बदल गया। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ जिक्र किया। समाधान में फिर मैंने सामूहिक खेती की बात करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की बात करी, फिर एक मॉडल दिया, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग पार्टनरशिप, यानी किसान के साथ सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को जोड़े, वहां पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे, एग्रीटेक स्टार्टअप बढ़ रहे हैं उनको और बढ़ावा दे, उनको किसानों के साथ जोड़े, एग्रीटेक स्टार्टअप्स को किसान मित्र की तरह ट्रीट करे, उन्हें स्पेशल सुविधाएं दे जैसे अधिकारियों को मिलती है। बड़ी विडंबना है कि अधिकारियों को, अभी कोई एग्रीकल्चर का अधिकारी हो जाएगा तो पूरा गांव में एकदम माहौल बना रहेगा, लेकिन अगर एग्रीटेक स्टार्टअप वाला गया तो जो दो चार पढ़ा लिखा आदमी है वो उसके पास जाएगा। सरकार को सिस्टम में बड़ा बदलाव लाना चाहिए, एग्रीटेक स्टार्टअप वालों को ऑफिसर जैसी सुविधा देनी चाहिए। भैया जिनके पास भी एग्रीटेक स्टार्टअप है वो एक पीसीएस अधिकारी की सुविधा प्राप्त करेंगे और वैसा ही उनका औरा होगा, तब जाकर के देश में, बिहार में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की शुरुआत होगी। अदरवाइज जब समाज में सम्मान ही सरकारी नौकरी को है तो वो बच्चा एग्रीटेक स्टार्टअप में क्यों जाएगा? लेकिन ये, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति, लेकिन ये सिर्फ हमारे जैसे कुछ लोगों के विचारों में है, ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा। आई होप आप समझ रहे, ये होगा आज के 10 साल बाद। आप कहोगे कि यार सुनील सर ने बहुत पहले पढ़ाया था और ये चीज देखो आज हो रही, लेकिन वो 10 साल बाद होगी। इसी को बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस हिंदुस्तान की एक विशेषता है। भैया समय पर नीति लाएंगे नहीं, और अगर आ भी गई तो उसे हम समय पर लागू नहीं करेंगे। अभी मैंने कल ही पढ़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में 330 दिन, 330 डे लगना चाहिए किसी एक केस को सॉल्व होने में, 730 या 35, यानी 750 दिन लगते हैं, जस्ट डबल। तो ये जो जस्ट डबल की कॉस्टिंग है कितनी बढ़ जाती है। एक फैक्ट्री अगर 300 दिन और बंद रह जाए, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या, भाई तुम्हारी फैक्ट्री कर्ज में इसको बेची जाएगी, लेकिन 300 दिन अगर एक साल आप पीछे हो गए तो एक साल में कितना प्रोडक्शन आपने कमजोर कर दिया। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? 100% पिक्चर क्लियर है। फिर हमने बातचीत किया कि भाई आवश्यकता इस बात की कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर करें, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज ऑफ द, हम ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके सबसे संवेदनशील, सबसे वल्नरेबल देशों में से एक है। हमारे देश में 12 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स वोकोपेट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बहुत सी रिपोर्ट या कॉमन नॉलेज कि भारत में 80 करोड़ लोगों को सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा अन्न दे रही है। अगर ये हम नहीं दे पाए तो इसीलिए मैंने कहा कृषि क्षेत्र इस व्यवस्था की जान है। ये आपको लिखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान फेल हो जाएगा अगर कृषि इसी प्रकार के चैलेंज में रहेगी। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया चीजें। पिक्चर क्लियर होगी बच्चों? अब तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार मुझे बताएं, एक बार सभी का कमेंट चाहूंगा, क्योंकि देखो टीचर को मजा तब आता है जब उसके बच्चे उसके स्किल पर झूम जाए, नॉलेज पर नहीं। नॉलेज को तो मैं कभी कुछ मानता नहीं। स्किल का मतलब कि जो मैंने पढ़ा है आप लिखने के लिए तैयार हो गए, हाँ सर मजा आ गया अब तो हम लिख लेंगे, नहीं वो तो मैं, सभी बच्चों एक तरफ से मैं सबका नाम, मुकेश कह रहे हैं कि जी सर, कंचन यादव जी सर, रहमान यस सर, क्लियर, श्वेता कुमारी यस सर। सभी बच्चे भाई कंजूसी मत करिए, ठीक है। विकी कुमार ईच एंड एवरी वन, यानी अब आने लगा स्पीड से, ठीक है। तो वंदना कुमारी ठीक है, फूलमती ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपको निबंध में दे देता हूं, आप इस पर हमला बोल दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक कविता के साथ जरा देखिएगा।
अंकुर आप डाल सकते हो, डीप टेक आप एग्रीकल्चर में डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए मेन यही कि हमें अवेयरनेस चलाना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। भारतीय कृषि, जो मैंने ये सारी बातें कही हैं, एक कविता में उसको मैं पिरो रहा हूं, पसंद आए तो जरूर मन में रखिएगा। भारत की माटी धन की खान, मिट्टी, मिट्टी यानी उपजाऊ है ना। भारत की माटी धन की खान, कृषि है इसकी पहचान। भारत की माटी धन की खान, कृषि है इसकी पहचान। धान गेहूं ज्वार उगाएं, खुशियों की फसल सजाएं। पशुपालन से हो विकास, दूध बने हर घर का वास। भैंस गाय और मुर्गी पालन, हर क्षेत्र में बढ़ता है पालन। मत्स्य पालन सागर का तोहफा, पानी में भी जीवन का सोफा, यानी सोफा जहां आप बैठते हैं। मत्स्य पालन सागर का तोहफा, पानी में भी जीवन का सोफा। नदी ताल और समंदर की गहराई, मछलियों ने समृद्धि लाई, मछलियों ने समृद्धि लाई। बाग बगीचों में खुशबू फैली, फूल फल से धरती खेली। सेब अमरूद और आम की बारी, हर कोने में हरियाली हमारी। हरित क्रांति ने राह दिखाई, उर्वरकों से खेती सजाई। सिंचाई नहर और तालाब, खेतों में खुशियों की आब, खेतों में खुशियों की आब। वनों की ममता हरियाली छाए, ईंधन लकड़ी सब उपहार आए। रेशम कीटों ने दिया रेशम, स्वप्न बुने किसान हर मौसम। रेशम और मौसम, कृषक है मेहनत कस प्यारा, हर मौसम में रखे सहारा। पर विपदा आई कई तरह की, जलवायु और संकट गहरा की। सरकार ने जोड़े हैं हाथ, परियोजनाओं से खोले हैं। सरकार ने जोड़े हैं हाथ, योजनाओं से खोले हैं सफलता के माथ यानी माथा। पीएम किसान हो या बीमा योजना, हर कदम बने एक सहयोग जोड़ना, हर कदम बने एक सहयोग जोड़ना। अब तकनीक से राह दिखानी, यानी अब आगे क्या करना है, ड्रोन और एआई से खेती किसानी बढ़ानी। और जैविक खेती और प्राकृतिक ज्ञान, सॉरी, ओहो क्या ही हो रहा है यार। अब तकनीक से राह दिखानी, ड्रोन और एआई से सफलता बढ़ानी। जैविक खेती और प्राकृतिक ज्ञान धरती का रखेगा मान। भारत की कृषि जीवन की डोर, हर मौसम में देती है जोर। आओ साथ मिलकर करें प्रयास, कृषि बने सबका विश्वास, कृषि बने सबका विश्वास। तो इस टाइप की कुछ पंक्तियां मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको जैसा चाहें वैसा यूज कर सकें। क्योंकि निबंध इनफॉर्मल होता है, जनरल स्टडीज फॉर्मल आंसर राइटिंग होती है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनफॉर्मल आंसर राइटिंग एंड फॉर्मल आंसर राइटिंग क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं हरित क्रांति जीवन के लिए जरूरी कदम, जीवन के लिए। अब ध्यान से समझेंगे, मैंने उधर ओपन किया है लेकिन यहां पर लिमिट होगी, क्योंकि जो पूछेगा वो ही हमें बताना पड़ेगा। तो जीवन के लिए जरूरी कदम कैसे है, जरा आप देखिए। तो ऑब्वियस निबंध का इंट्रोडक्शन इस सब मैं आपको सिखा ही चुका हूं। ठीक है, कृषि हमारे जीवन का आधार है और इसे मजबूत करने का अर्थ है जीवन को सुरक्षित करना। देखिए, क्योंकि वो जीवन पूछ रहा है, वो हरित क्रांति बिल्कुल नहीं पूछ रहा। हरित क्रांति जीवन के लिए, तो जीवन के लिए ये जरूरी कदम है। अब हरित क्रांति यानी एक स्टेटमेंट। और आज एक चीज और सिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट आप स्वयं जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट किसी महान व्यक्ति का हो, स्वयं जनरेट कर लीजिए ना भाई, और लिखिए जैसे मैंने जनरेट किया और लिखा। ठीक है, अब आता है यानी प्रस्तावना निबंध की आपके सामने। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको कनेक्ट करते चलिएगा, जिससे कि चीजें मजेदार ढंग से आपको भी दिखाई दें और इसी बहाने आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक रहेगा बच्चों ये अप्रोच? ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप, जब भी हरित क्रांति की बात होती है तो वह दौर याद आता है जब भारत खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। यानी देख सकते हैं आप जरा निबंध की लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब इनफॉर्मल,
कि जब भी क्रांति की बात होती है तो वह दौर याद आता है जब भारत खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। 1960 के दशक में भुखमरी और विदेशी अनाज पर निर्भरता ने हमें यह एहसास कराया कि आत्मनिर्भरता ही समाधान है। ऐसे में आप देखोगे मैंने अंग्रेजों को भी इसमें शामिल कर लिया। ऐसे में हरित क्रांति ने न सिर्फ हमारे खेतों को उर्वर बनाया बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन भी बचाया। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन, घटते संसाधन और बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियां हमारे सामने है, हरित क्रांति का महत्व और बढ़ गया। आप हमेशा देखोगे इसमें जीवन ही केंद्र में है। तो ये हो गया प्रस्तावना। हरित क्रांति का मतलब है खेती किसानी में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार को बढ़ाना। इसमें हाई यील्ड वैरायटी यानी हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई तकनीक और मशीनों का बड़ा योगदान था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने इसे संभव बनाया। इनके प्रयासों ने कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया। यानी जीवन का आधार तो है, राष्ट्र का भी आधार है। और राष्ट्र का आधार कैसे, मैंने आपको बताया। अब बच्चों बताओ इंट्रोडक्शन कैसा लगा? सिंपल, एकदम सोवर, और कोई भी बकवास लाइन नहीं, कोई भी बकवास वर्ड नहीं। एक बार आप देखें, क्योंकि ये सीखना है आपको। मैं क्या कर रहा हूं उससे आपको मतलब नहीं, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई चीज। फिर आता हरित क्रांति के फायदे। हरित क्रांति ने देश में खाद्यान्न उत्पादन को नई ऊंचाई दी। उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत जैसे देश जो कभी विदेशी मदद पर निर्भर था, अब अनाज का निर्यातक बन गया। यानी शब्दों में सुर ताल आप पहचानने की कोशिश कीजिए, शब्दों का सुर ताल। और ये बेटा ऐसे नहीं आएगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो फिर आपकी लैंग्वेज कैसे हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब इस प्रकार हम देखते हैं 10 शब्द तो आपने लिख दिया और कुछ भी देखा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब पहला, भुखमरी पर नियंत्रण। 1960 के दशक में अनाज उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जो हरित क्रांति के बाद 1978 तक 100 मिलियन टन से ज्यादा हो गया। आज भारत हर साल 300 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी योजनाओं की नींव रखी। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आज 80 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के तहत सस्ता अनाज पाते हैं। तो निबंध को बार बार आपको देखते रहना चाहिए। जब आप मेंस लिखेंगे भी तो निबंध देखते रहिएगा। मैंने कभी भी हरित क्रांति नहीं लिखा, मैंने हरित क्रांति जीवन का आधार कैसे, वो देख सकते हैं ना। तो ये सब, खाद्य सुरक्षा जीवन का आधार, भुखमरी पर नियंत्रण जीवन का आधार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जीवन का आधार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रश्न का जो एसेंस है वो कभी मरना नहीं चाहिए। अगर वो मर गया तो आप डूब गए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आज 80 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के तहत सस्ता अनाज पाते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न, बिकॉज ऑफ द, जो मैंने आपको बताया, यानी प्रश्न की भाषा। यह हरित क्रांति की सफलता थी जिसने भारत को इतनी क्षमता दी कि वह गरीबों को मुफ्त और सस्ते अनाज प्रदान कर सके। तीसरा, एसडीजी लक्ष्य 1 और 2 को समर्थन, यानी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्य नंबर 1 गरीबी को समाप्त करना और लक्ष्य नंबर 2 भुखमरी खत्म करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना को पूरा करने में हरित क्रांति महत्वपूर्ण। 2022-23 में भारत ने 22 मिलियन टन चावल निर्यात किया। यह न केवल घरेलू भुखमरी खत्म करने में बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, आप देख सकते हैं हरित क्रांति ने किसानों की आय में वृद्धि की और कृषि को आर्थिक प्रगति का आधार बनाया। इससे गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ठीक है, अब आता है चुनौतियां। हरित क्रांति ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी आई। पहला, पर्यावरणीय नुकसान। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया। भूजल स्तर में गिरावट इसका एक और नकारात्मक प्रभाव था। क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। पूर्वी और दक्षिणी भारत के हिस्से इसका पूरा लाभ नहीं उठा सके। छोटे किसानों की समस्या। नई तकनीकों और उन्नत उपकरणों का लाभ बड़े किसानों को हुआ, छोटे किसान इन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। और जबकि भारत में आपको पता है छोटे किसान आज के समय में, यानी अगला पार्ट आता है हरित क्रांति की जरूरत क्यों है। आबादी बढ़ रही, खाद्य सुरक्षा की चुनौती। आज भारत की जनसंख्या 1.43 अरब हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य उत्पादन को 2050 तक 60% तक बढ़ाना जरूरी है। हरित क्रांति के बिना यह संभव नहीं है। दूसरा, जलवायु
परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें सूखा, बाढ़ और बदलते मौसम चक्र से प्रभावित हो रही। हरित क्रांति की नई तकनीकों और जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों की अब जरूरत है। सतत कृषि और एसडीजी लक्ष्य यानी हरित क्रांति को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य 2 भुखमरी समाप्त करना और लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जब हम करेंगे। चौथा, गरीबों के लिए खाद्य योजनाओं का आधार। हरित क्रांति ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अन्य योजनाओं की नींव मजबूत की। कोविड-19 के दौरान मुफ्त अनाज योजना का सफल क्रियान्वयन हरित क्रांति की वजह से संभव हुआ। अगर खाद्यान्न का उत्पादन ना बढ़ा होता तो इतने बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल था। समाधान और आगे की राह। तो क्या करें? सतत कृषि को प्रोत्साहन दे, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। दूसरा, डिजिटल तकनीक का उपयोग, यानी ड्रोन, प्रिसीजन इरिगेशन यानी सटीक सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर यानी जो माइक्रो इरिगेशन होता है, और जीआईएस आधारित खेती से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आरएनडी, जलवायु अनुकूल बीजों और फसलों पर शोध को बढ़ावा देना और छोटे किसानों पर ध्यान देना, यानी छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अब आता उपसंहार यानी निष्कर्ष। हरित क्रांति सिर्फ अतीत की सफलता नहीं बल्कि आज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह न केवल भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि गरीबों और वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा का भी आधार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पीडीएस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि हरित क्रांति का प्रभाव हर स्तर पर महसूस किया गया है। हरित क्रांति ने न केवल भुखमरी पर जीत हासिल की है बल्कि गरीबी और असमानता को कम करने की दिशा में भारत को सशक्त बनाया। अब बच्चों एक बार कमेंट करें कि मजा आ गया कि नहीं, शब्दों के चयन में, प्रेजेंटेशन में। आपको केवल इसको अच्छे से रिवाइज करना। एक बार आप लोग कमेंट करें, फिर मैं स्क्रीन के सामने आऊं। सब बच्चे कमेंट किया करें, ठीक है ना? तो इससे, और मुझे खुश करने के लिए नहीं, यानी आपको लर्निंग मिली कि नहीं, कि एक बार पहले समझा दिया, उसके बाद फिर आपको आंसर दे दिया और फिर यह भी ऑफर कर दिया कि भाई 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा। हाँ अंकुर, बिल्कुल कविता डाल सकते। अंजू कश्यप बहुत अच्छा है सर, मुकेश कुमार बहुत, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेम इसी विषय पर दूसरे निबंध पे आ जाते हैं, और ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सेम कंटेंट, बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें। चैलेंजेस विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई इज ग्रीन रेवोल्यूशन नेसेसरी इन टुडेज टाइम, सॉल्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको एक रास्ता मिल गया, मुझसे अच्छा लिख सकते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूं, ये नहीं मानता हूं कि मैं जो लिख रहा हूं सबसे बेस्ट है, नहीं। तो एग्रीकल्चर का एक हो गया, एक दूसरा हो जा रहा है, और एक दो मैं और करा दूंगा। तो आज एग्रीकल्चर का हम लोग दूसरा आते हैं, और जो बिहार का स्पेशल वाला है, कल इसी समय हम लोग फिर मिलेंगे। बिहार का जो स्पेशल है, यानी जो कहावत है, उसे हम कल करेंगे, तो जिससे कि उसमें भी कुछ नए एंगल और जोड़ना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने एग्रीकल्चर का डिस्कस किया, वैसे ही जो बिहार की कहावतें हैं, कहावतों का भी एक फार्मूला मैं देना चाह रहा हूं। कोई भी कहावत आती है, कहावत हमेशा हमारे भले के लिए होती है, उस भले के हिसाब से क्या पॉइंट आने चाहिए वो आपको डिस्कस कर दूंगा। तो अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, यानी भारत का किसान हमारा अभिमान। जरा निबंध की लैंग्वेज को हमेशा पढ़िएगा। भारत का किसान हमारा अभिमान, हमारी ताकत। जरा ध्यान से देखिएगा। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। फार्मर्स आर द फूड प्रोवाइडर्स ऑफ आवर कंट्री। इफ फार्मर्स आर स्ट्रांग द कंट्री विल बी स्ट्रांग। हाँ, कविता में और अच्छी भेज दूंगा, आप लोग तो ग्रुप में है ही ना। अब देखिए मैंने इसमें प्रस्तावना में क्या चेंज किया है, जरा देखिए। यानी मैंने हमेशा देखिए इनफॉर्मल चीजों पर फोकस किया है, यानी निबंध इनफॉर्मल। देखिए क्या लिखा प्रस्तावना में, सोचिए। यानी क्योंकि अब आप किसान पर लिख रहे हैं, कृषि पर नहीं, तो किसान एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है।
तो एक इंडिविजुअल का रोल क्या होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने शब्दों का चयन अलग ढंग से किया है। पिछले यानी जो अभी आपको निबंध कराया गया उससे अलग है कि नहीं? सोचिए अगर किसान ना हो तो हमारी थाली कैसी लगेगी? रोटी सब्जी और क्वेश्चन मार्क, रोटी सब्जी दाल चावल सब गायब। कितनी अच्छी पंक्ति है, यानी किसान। अब हम कृषि पर नहीं लिख रहे, क्या हम इस निबंध को पिछले वाले में लिख सकते थे, मैंने इस भूमिका को नहीं। सोचिए, सोचिए अगर किसान ना हो तो हमारी थाली कैसी लगेगी? रोटी सब्जी दाल चावल सब गायब। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, अच्छा यार ठीक लिख रहा है ये। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान, यानी यहां पर एक्टर कौन है? किसान। वहां एक्टर कौन था? हर जगह एक्टर है। एक्टर केवल सिनेमा में नहीं है, हर जगह पर अभिनेता मौजूद है। और यहां पर एक्टर कौन है? किसान। पिछले वाले में एक्टर कौन था? कौन था? हरित क्रांति। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान ना केवल हमारी थाली भरता बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी सहारा देता है। कैसे देता हूं मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। भारत के किसान के बिना, यानी एक्टर किसान, अमिताभ बच्चन कौन है? किसान। ना केवल हमारी खाद्य सुरक्षा कमजोर हो जाती है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह जाता है। इसमें देखिए कल्चर आ गया। पिछले वाले में कहीं कल्चर आया? आप स्वयं निकालिएगा, ये आपका भी काम है कि जब खेती रबी खरीफ जाए, तीनों मौसम में क्या जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या साउथ, क्या पंजाब, क्या ईस्ट, फसलों के साथ हमारे त्योहार मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते? ठीक है, मनाए जाते हैं कि नहीं? तो ये लाइन भी यानी कोई चीज मैं छोड़ता नहीं हूं, 360 डिग्री लेके चलता हूं, कोटा नहीं पूरा करता हूं। और परंपराओं का भी एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह जाता है। किसान की मेहनत को सराहना ही नहीं बल्कि उसकी समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो भाई सराहना क्यों, वो आपको पता है। और मैं इनके चैलेंजेस क्या हो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी भूमिका है। अब भारतीय किसान पूछ रहा है ना, एक नजर आपको डालना पड़ेगा। तो भारत में किसानों को उनकी भूमि और उनके संसाधनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए रीड कर रहा हूं, पीछे मैं सब आपको डिस्कस कर चुका हूं। छोटे और सीमांत किसान 85%। इनके पास कितनी भूमि होती? 2 हेक्टेयर या उससे कम। इनकी स्थिति कैसी है? सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर घाटा झेलते हैं। और इन्हीं पर यूपीएससी ने 2017 में निबंध भी पूछा था कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का देख सकते हैं कैसे कनेक्ट हुआ। तो ये हो गया भूमि। अब समस्याएं क्या है देख के जरा प्रेजेंटेशन आप देखिए, चूंकि हम किसान की बात करें तो किसान को कैटेगराइज कर दिया, सारी समस्या आपके सामने डाल दी। आप केवल कंटेंट का प्रेजेंटेशन देखिए। और इन विषयों पर ऐसा नहीं कि मैं ही करा रहा हूं, मुकेश या अन्य बच्चे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ना एक बार कंपेयर जरूर करिएगा जो मार्केट में कंटेंट है। और कंपेयर ये नहीं कि मैं अच्छा हूं कोई खराब है, कंपेयर ये कि यार जो एक्चुअल में प्रश्न की डिमांड है उसके हिसाब से कंटेंट लिखे गए हैं। बहुत सी आती ना वो, जैसे मंथन और ना जाने क्या क्या, मैं बहुत पहले देखा, हमने कहा क्या ही लिखते हैं, पूछ कुछ और रहा लिख कुछ और रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिमांड, मैं अच्छा लिखूं मैटर नहीं करता, मैं खराब लिखूं लेकिन मैं डिमांड के साथ जाऊंगा तो ज्यादा नंबर पाऊंगा। और एक जो बहुत अच्छा लिखेगा लेकिन डिमांड के साथ नहीं है, वो अपनी बातें लिख रहा है, तो वो डूबेगा। तो आप देख सकते हैं यानी हर एक किसान की, केवल इन्हीं की नहीं। अभी आप कंटेंट में आगे बढ़ते हैं, मझोले किसान सेम, यानी भूमि कितना इनके पास है, स्थिति कितनी है, समस्या इनके पास क्या। चूंकि किसान बंधु पे आप लिख रहे हैं ना, आप एग्रीकल्चर पर तो कतई नहीं लिख रहे। बड़े किसान 5%, भूमि कितनी, समस्याएं कितनी।
भारत और पश्चिमी देशों के किसानों में अंतर, आप प्रेजेंटेशन को जरा एक बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी नहीं है, आपको कितना बारीकी से काम करने की जरूरत है। और देन आपको यह भी पता लगे कि यार 2-3 बार से मैं मेंस लिख रहा हूं या लिख रही हूं, फेल क्यों हो रही हूं या फेल क्यों हो रहा हूं, बिकॉज आप वहां तक है नहीं जो वो पूछ रहा है। इसलिए सबसे पहली हमारी प्राथमिकता प्रश्न की डिमांड, यानी अगर हमारे सामने प्रश्न है तो हम 3-4 मिनट सोचेंगे यार ये क्या है, इसका क्या मतलब। लिखने के लिए जो हमें समय मिलता है उसमें से हम बचाएंगे कुछ समय, 800 के बजाय हम 700 लिखेंगे, 700 के बजाय हम 650 लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे सॉलिड लिखेंगे, 500 लिख देंगे। लेकिन पहले पॉइंट को समझेंगे तो कि डिमांड क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी भारत में किसान को, यानी पहला किसान कौन है, उसकी भूमि कितनी है, उसकी स्थिति कैसी, उसके सामने समस्याएं क्या है, इनपुट आउटपुट सारी जो मैंने बताई, महंगे उपकरण और बीज खरीदने के लिए पैसे की कमी है, कर्ज का बोझ और फसल खराब होने पर आत्महत्या की स्थिति है, बाजार तक सीधा पहुंचना होने के कारण फसल का सही दाम नहीं मिलता, आपको पता है। तो ये प्रेजेंटेशन है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस टाइप की आपकी कॉपी होगी तो क्या उसको कॉपी चेक करने में सहूलियत होगी कि नहीं, और अगर कॉपी चेक करने में सहूलियत होगी तो उसका दिमाग ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो खुश होगा कर यार मजा आ गया। यानी अगर वो उलझी हुई कॉपी 1 घंटे में 5 चेक करता है तो उसका दिमाग खराब रहेगा, और इसी 5वें के बीच में आपकी कॉपी 6ठे नंबर पे आ गई और एकदम से आपने बवाल लिखा है ऐसे क्लीन, तो क्या करेगा, सारा नंबर इधर का गुस्सा उड़ेल देगा आपके ऊपर, जबरदस्त नंबर आपको देगा। तो इसलिए हमें आंसर लिखते समय, आंसर राइटिंग स्किल ये जीएस के बच्चों के लिए भी है जो यूपीएससी के मेरे हैं, आंसर राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि, मतलब आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता जो आपको आ रहा लिखिए, आप सुंदर लिखिए, राइटिंग नहीं, यानी प्रेजेंटेबल, कि भाई कोई चीज हो क्लियर होनी चाहिए। अब कितना बढ़िया से क्लियर हो गया। अब आता है मझोले किसान, इनके पास भूमि कितनी, 2 से 10 हेक्टेयर। स्थिति क्या, छोटे किसानों से थोड़े बेहतर स्थिति में, लेकिन लागत बढ़ने और पानी की कमी से जूझते हैं। समस्याएं, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना, उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें, मौसम की अनियमितता के कारण फसल का नुकसान। बड़े किसान, इनके पास भूमि है 10 हेक्टेयर। समस्याएं, बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन के कारण जमीन की उर्वरकता में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और जलवायु परिवर्तन से बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान। अब उसी में आप लिखिएगा, आइए जरा भारत और पश्चिमी देशों के किसानों में अंतर देखते हैं। तो विशेषता, पश्चिमी और भारतीय किसान, तकनीक का उपयोग, पश्चिमी किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सटीक सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय किसान तकनीक का सीमित उपयोग कर रहे हैं। खेती का तरीका, सामूहिक खेती देख सकते हैं, एफपीओ का योगदान वहां बहुत ज्यादा है, यहां व्यक्तिगत खेती होती है, बिचौलियों पर निर्भरता है। जनसंख्या का प्रतिशत, कम आबादी खेती से जुड़ी है, 55% से ज्यादा लोग खेती से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े। सॉरी, ओहो क्या ही हो रहा है। उत्पादन और आय, अधिक उत्पादन और आय और कम उत्पादन और आय, आप देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति, बेहतर आर्थिक स्थिति, और 85% छोटे और सीमांत किसान कर्ज के बोझ तले दबे। अब जब आपने ये लिखा तो एग्जामिनर को लगा यार इसने सारी समस्या भी बता दी, स्थिति भी बता दी, कंपेयर भी कर दिया। सॉरी, फिर आता है किसानों की समस्याएं। ओहो, किसकी क्या चुनौती, तो छोटे और सीमांत किसान की क्या चुनौती, मझोले किसान की क्या चुनौती, बड़े किसान की क्या चुनौती। अब आता है समाधान, किसानों की समस्याओं का हल। तो हल कैसे लिखेंगे, छोटे सबको, हमारा क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल। आप कोई भी किताब पढ़े हिंदुस्तान में, वन साइज फिट्स ऑल, या इनफैक्ट इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर भी वैसा है कि एक नीति बन रही है, वही नीति एग्रीकल्चर की, पंजाब के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, बिहार के लिए भी, यूपी के लिए भी, साउथ के लिए। सॉरी, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही स्कीम है जो हर जगह जारी, बिल्कुल गलत है। इसीलिए हरित क्रांति का फायदा कुछ ही क्षेत्रों को मिला, सबको नहीं मिला, क्योंकि सबकी कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, एक सबकी सॉइल की कंडीशन अलग है, सबकी क्लाइमेट अलग है,
तो स्वाभाविक रूप से सबका क्रॉपिंग पैटर्न अलग है और आपने एक ही क्रांति बनाई, राष्ट्रीय हरित क्रांति। तो वन साइज फिट्स ऑल ये हमारी पॉलिसी में है, जो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही। तो किसानों की समस्याओं का हल, छोटे और सीमांत किसान, अभी मैंने बताया सामूहिक खेती, उदाहरण अमूल मॉडल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मैंने बताया, एफपीओ को आगे बढ़ाना, इनके माध्यम से सीधे मझोले किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैंने मझोलों के लिए दिया। जल संरक्षण तकनीक, बड़े किसानों के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग इनको कराइए। सरकार क्या कर रही है किसानों की ताकत को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नैम, कृषि सिंचाई योजना, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा है, तो एक निष्कर्ष कि भारत का किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हमारे देश की ताकत है। उनकी समस्याओं का समाधान करना न केवल उनकी भलाई के लिए बल्कि देश की स्थिरता और विकास के लिए भी जरूरी है। सामूहिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और एफपीओ जैसे प्रयासों से किसानों की जिंदगी बदली जा सकती है। फिर एक कोटेशन कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश का हर नागरिक खुशहाल होगा। कैसा लगा बच्चों, एक बार आप सब कमेंट करें और फिर यही कंटेंट इंग्लिश में देख सकते हैं, सेम यानी इंट्रोडक्शन, सेम सेम उसी प्रकार से इंडिया के फार्मर की क्या स्थिति है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सेम वही चीज, मीडियम फार्मर सेम वही चीज, बिग फार्मर सेम वही चीज, डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज एक कंपेयर, फार्मर्स की समस्याएं, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एक कंक्लूजन। तो ये दो मैं भेज रहा हूं, आप लोग इसके हिसाब से खूब प्रैक्टिस करिए। एग्रीकल्चर का हो गया। अब मैं मुकेश आप लोगों की टीम से चाहूंगा, यानी यूपी पीसीएस वाली टीम से, कि एग्रीकल्चर का मैंने दो बता दिया और एक पूरा ओवरऑल खींच दिया, अब आप एग्रीकल्चर पर लिख जाएंगे। अब आपका तीसरा सेगमेंट यानी लिटरेचर करा दिया, एग्रीकल्चर करा दिया, अब इसके बाद और क्या आपका टॉपिक हो सकता है वो आप मुझे बता देंगे, उस पर करा दूंगा, तो निबंध का कोटा पूरा कर दूंगा। बिहार पीसीएस वालों का अभी 31 तक का आधार में है, तो बिहार पीसीएस वाले एग्रीकल्चर स्वाभाविक आपसे पूछा जाएगा, ये आपको पढ़ना है। और जो भी एग्रीकल्चर मतलब जो भी बिहार पीसीएस का प्री का रिजल्ट अगर आता है और उन्हें लगता है कि उनका हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस सेशन का हिस्सा जरूर बने। आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ बीपीएससी की क्लास चल रही, ऑब्वियस अभी एक क्रैश कोर्स टाइप का है। पहले तो हमने टेस्ट सीरीज का प्लान किया था, लेकिन जब बच्चे आए तो पता लगा कि ये बहुत वीक है, देन उनको संभालना पड़ा। लेकिन ये जो मेरा पैटर्न है, यानी रिजल्ट आने के बाद और इंटीग्रेटेड हो जाएगा, तो बिहार पीसीएस में आप विश्वास करिए आते हैं तो दूसरों के मुकाबले आपके सिलेक्शन का चांस में ज्यादा बना दूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, यहां मत कमेंट करिएगा, आप ग्रुप है ना, तो जो भी बीपीएससी या यूपी पीसीएस के, ये केवल ऐप नहीं है कि आप हमारे ऐप पे एडमिशन लेंगे। यहां पर मैं पर्सनल, मेरा फोन नंबर के थ्रू बीपीएससी का ग्रुप बना हुआ, जो इस बार मेंस लिखेंगे, जो यूपी पीसीएस का बना हुआ है, तो मैं स्वयं एकदम इन्वॉल्व हूं और हर बच्चे के हर डाउट का सोल्यूशन मैं खुद करता हूं। टेक्निकल नहीं कि क्लास नहीं मिल रही या नहीं मिल रही, वो हमारी टीम करती है, पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये आप सब जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक है आप सबका मैं अपने ऐप पर वेलकम करता हूं, और स्वाभाविक रूप से आप इन फोन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आता है, यानी ये बिहार स्पेशल, पास में कौड़ी नहीं बांटने चले रेवड़ी, इस निबंध को मैं कल सेम इसी टाइम पर कराऊंगा, यानी ठीक 11 बजे हम लोग बिहार वाले मिल रहे हैं, और कोशिश करता हूं दो कोटेशन और करा दूं। एक कोटेशन मैं पहले करा चुका हूं, तो 3-4 कोटेशन से ही क्लियर हो जाता है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और आपका काम बस केवल यह है कि आप जितने भी कहावतें हैं उनका अर्थ निकाल लीजिए, बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट 3-4 निबंध से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या अभी मुझसे कोई डाउट आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको थोड़ा, जैसे एग्रीकल्चर का पहले एनालिसिस किया डीपली, वैसे इसका भी डीपली एनालिसिस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चेतन रहिए, चेतन 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 चेतन।
अंकुर कह रहे हैं सर बीपीएससी का कल रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा। बेटा डरना नहीं है, होता है तो भी हम लोग खड़े, नहीं होता तो भी एक बार ना सभी से कहना चाहूंगा कि एक ईश्वर करे, पहली बात तो हो रहा है आपका, लेकिन एक दूसरे एस्पेक्ट्स पर हमें बात करनी है कि अगर रुकता भी तो 71 के लिए लगेंगे और डे 1 से लगेंगे बिना निराश हुए, क्योंकि वो निराश हो गए, भटक गए यहां वहां, फिर वापस सुनील सर के बारे में सोच रहे। नहीं, पकड़े हैं तो पकड़े रहना। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू। हाँ वीरेंद्र कुमार, इसके बारे में रवि सर आपको बताएंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।